नमस्कार, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड नन हिंदी का चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत, जो कि लिखा गया है राम वृक्ष वेनीपुरी के द्वारा, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और व्याकरण के क्वेश्चन होंगे उन तमाम को सॉल्व करेंगे। और ये आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही अहम है, और आपने पिछले जितने भी वीडियो देखे हैं उन तमाम से ये वीडियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें मैंने व्याकरण के 4 व्याकरण को इसमें उनको इंक्लूड किया है, जो कि जिसका आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि आपने इस तरह तैयारी करते रह गए, थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, यदि आप इस तरह तैयारी करते रह गए तो आपका 80 प्लस यानी 80 प्लस आपका अंक कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, आपको ये जितने भी वीडियो बनते हैं इन तमाम का नोट्स बिल्कुल फ्री में मुहैया कराया जाता है। नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाइए। उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर जब भी मैं वीडियो डालता हूं उसका पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में वहां पर डाल देता हूं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप नोट्स बना लेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी बाल गोविंद भगत राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा जो लिखा गया है इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ का कुछ परिचय आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पाठ का परिचय इस प्रकार है कि कलम के जादूगर राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत एक ऐसी व्यक्तित्व का दास्तान है जो गृहस्थ होते हुए भी उच्च कोटि का सन्यासी है। गीता के कर्म योग का व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका जीता जागता नमूना साधारण किसान बाल गोविंद भगत है। यहाँ पर पता ये चला कि साधारण किसान बाल गोविंद भगत थे, मगर वो फिर भी सन्यासी थे। तो सबसे पहला प्रश्न जो बुक का है एनसीईआरटी के, वो ये है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है। यहाँ पर गृहस्थ बना लीजिएगा आप, ये गृहस्थ टाइपिंग में गलती हो गया है। तो इसका सटीक बिल्कुल उत्तर होगा कि उत्तर बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वह साधु की सब, और ये परिभाषा यहाँ पर इसको मिला लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है, परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। जैसे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते तथा खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी निसंकोच दो टूक बात करते थे, किसी की चीज बिना पूछे न छूते थे और न ही व्यवहार करते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सिर पर लाद कर कबीर मठ में पहुंचा देते थे। उसमें जितना प्रसाद रूप में मिलता था उसी से गुजर चलाते थे। उनका आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग तथा लोक कल्याण से युक्त था। अब अगला प्रश्न जो 2 नंबर प्रश्न है वो ये है कि 2 नंबर प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे। भगत अपने बेटे की मृत्यु होने पर उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। शव के पास एक चिराग जलाकर रख दिया। पुत्र वधू यानी पुत्र वधू, यहाँ पुरोहित पुत्र वधू जो होता है इसका माने होता है पुतोह। क्या होता है? पुतोह के रोने पर अपनी निष्प्रिय भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि वीरहिनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता है। अतः भगत के कहने का उद्देश्य था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मृत्यु के बाद यह अंश उसी परमात्मा में मिल जाता है। यह संसार नश्वर है, इसका अंत होना निश्चित है, इसलिए इस नश्वर शरीर के नष्ट होने पर दुखी होना उचित नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है।
साथियों, यदि अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। आप एक लाइक कर दीजिए। आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर कर आपके लिए नोट्स लाता हूं। अगला प्रश्न है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? पुत्र वधू का मतलब होता है पुतोह, यानी जब आपके बेटे का इंतकाल हुआ तो पुतोह से बेटे के मुंह में आग डाला गया था, जो कि हिंदू रीति समाज के लिहाज से बिल्कुल गलत है। यानी कोई स्त्री पुरुष के मुंह में आग नहीं डालती है, फिर भी यहाँ पर आपने वैसा ही करवाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना यह सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। वह उन प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे जो विवेक की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती थी। यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु होने पर मुखाग्नि पुत्र वधू का मतलब पुतोह से दिलवाई, जबकि मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है। वह पूर्ण यथार्थवादी थे। उन पर कबीर दर्शन का प्रभाव था, यानी आप कबीर से मिले हुए थे, इसलिए आपको पर कबीर का बहुत प्रभाव था। कबीर भी धार्मिक पाखंडों के विरोधी थे। तात्पर्य यह कि कबीर दर्शन से प्रभावित होने के कारण भगत उन सिद्धांतों या विचारों के विरोध थे जिससे अंतरकराह उठता था। इसीलिए भगत दिखावटी परंपराओं का विरोध करते थे। बाल गोविंद भगत के इस आचरण से स्पष्ट होता है कि वह अखड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। साथियों, ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज का जो बिल्कुल जो अलग है वो ये है कि आज मैंने व्याकरण से 3 चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया है, जो कि आपको बहुत ही अहम होगा। इस चैप्टर से जितने भी व्याकरण के पूछे गए हैं, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय और विपरीत शब्द, इन तमाम को मैंने इंक्लूड किया है। हर एक का अलग अलग खंड है, तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथियों, आप इस वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। और वीडियो अब हम लोग व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण, इस चैप्टर में जितने भी व्याकरण पूछे गए हैं उसमें से 4 चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया है, संधि विच्छेद और उपसर्ग, प्रत्यय और विपरीत शब्द। आप इसको यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा नोट्स ला सकूं। तो इस चैप्टर से जो है संधि विच्छेद सबसे पहले लेंगे, उसके बाद फिर प्रत्यय लेंगे, फिर उपसर्ग लेंगे। संकोच, संकोच का जो सही संधि विच्छेद होगा सम जोड़ कोच, यानी आधा म फिर कोच। इसी तरह संगीत का होगा सम जोड़ गीत, यानी आधा म फिर गीत। यहां पर हमें एक व्याकरण का एक कवायद मिलता है, एक ग्रामर पता ही चलता है कि नौ जो है जो अनुस्वार है वो ये है कि संगीत, तो सम आधा म और गीत, यानी जब आधा म रहेगा तो इसको हम अनुस्वार बना देंगे। तो इसी तरह यहां पर सम जोड़ गीत, तो क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। अगला इसी तरह है संसार, इस लफ्ज इसमें संसार आया है तो इसका भी होगा सम जोड़ सार। इसी तरह वातावरण, तो वात जोड़ आवरण, इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसी तरह निश्चित, निश्चित का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चित। इसी तरह उत्कर्ष, उत्कर्ष का सही संधि विच्छेद होगा उत जोड़ कर्ष, यानी आधा तो, हलंत वाला तो है। आगे है निर्णय, निर्णय का सही संधि विच्छेद होगा निह जोड़ नय, निह जोड़ नय। आगे है संबल, अभी हमने पढ़ा है यह अनुस्वार है तो यह आधा म हो जाएगा सम जोड़ बल। आगे अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं जो किसी संधि के शुरू में आकर, किसी संधि के शुरू में आकर, जिसको हम लोग ने पढ़ा है साबका उर्दू में, किसी संधि के शुरू में आकर उस लग जाए और उससे एक नया शब्द बने। जैसे कि परिभाषा, तो परि जोड़ भाषा, इसमें जो परि है ये शुरू वाला, ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह सजीव, तो सम जोड़ जीव,
सम क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसी उपसर्ग को उर्दू में कहते हैं साबिका। क्या कहते हैं, साबिका। जैसे कि इज्जत, इज्जत लिखा हुआ है और इसके शुरू में आके लग गया बे, तो बे इज्जत, तो बे क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा। तो इसको, जिसको हिंदी में उपसर्ग बोला जाता है, उसको उर्दू में साबिका बोलते हैं। इसी तरह आगे है इकलौता, इक जोड़ लौता, इक जो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और इसी तरह आगे है बेचारी, तो बेचारी, बे जोड़ चारी, यहां पे से है, बे हो जाएगा, बे जोड़ चारी। इसी तरह आगे है उपवास, उपवास, उप जोड़ वास, उप क्या हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो हिंदी में है उसको उर्दू में बोलते हैं लाहिका। क्या बोलते हैं, लाहिका, यानी जो किसी वर्ड के लास्ट में आकर लगे। जैसे लंबी, लंबी क्या होगा, लंबा, जो ये असल में यहां पे होना चाहिए लंबाई, लंबाई, ये असल में होना चाहिए लंबाई, लंबाई, लंबाई असल सही शब्द है, यहाँ पे लंबी लिखा चला गया है, आप इसको बना लेंगे लंबाई। तो लंबाई का असल में होगा लंबा जोड़ ई, और ई क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और इसी को ही उर्दू में मैंने पढ़ाया है, लाहिका बोलते हैं। इसी तरह चमकता, तो चमक जोड़ ता, ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय होगा। बारीकी, बारीक जोड़ ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पूर्वाई, बोलते हैं पूर्वा हवा चल रहा है, तो पूर्वा जोड़ आई, यानी जो पूरब से आई। अगला है प्रेमी, प्रेम जोड़ ई, क्या हो जाएगा, प्रेम जोड़ ई। अब यहां से हम विपरीत शब्द लेते हैं, यह भी हिंदी व्याकरण का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप भी इसको ध्यान से देखें। गोरे, गोरे का हो जाएगा काले, ऊपर का हो जाएगा नीचे। इसी तरह कम का अधिक, जाड़ा गर्मी, बेडौल, सुडौल, क्या हो जाएगा, सुडौल। इसी तरह हो जाएगा एक, एक का हो जाएगा अनेक, साधु, असाधु, और माने नहीं होता, अच्छा बुरा, अच्छा का क्या हो जाएगा, बुरा, झूठ, झूठ का हो जाएगा सच, संकोच, निसंकोच, मधुर, मधुर का हो जाएगा कड़वा, सीधा का हो जाएगा टेढ़ा। ये सब विपरीत शब्द है। इसी तरह आगे है सजीव, सजीव का हो जाएगा निर्जीव, धूप, धूप का हो जाएगा छांव, समूचा, समूचा का हो जाएगा आधा। इसी तरह आगे है शब्द, शब्द का हो जाएगा वर्ण। इसी तरह स्वर्ग, स्वर्ग का हो जाएगा नरक। पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा आकाश। इसी तरह अंधेरा, अंधेरा का उल्टा हो जाएगा उजाला। चोर, चोर का उल्टा हो जाएगा साधु। सवेरे का उल्टा हो जाएगा शाम। जाग कर, इसका उल्टा हो जाएगा सोकर। आगे है पूरब, पूरब का उल्टा हो जाएगा पश्चिम। शीतल का उल्टा हो जाएगा उष्ण। प्रेमी, प्रेमी का उल्टा हो जाएगा दुश्मन। गांव, गांव का उल्टा हो जाएगा शहर। और आगे है निश्चित का उल्टा हो जाएगा अनिश्चित। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर आज के लिए इतना ही। आप हमें जरूर कमेंट्स करेंगे। आज मैंने सभी जितने भी वीडियो पीछे अपलोड किए हैं उससे अलग हटकर वीडियो बनाया हूं, क्योंकि आज मैंने हिंदी व्याकरण के भी इंक्लूड किया हूं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे कि ये तरीका सही है या सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, यानी व्याकरण का नहीं चाहिए। तो जो मैंने व्याकरण का भी इंक्लूड किया है, अगर ये नहीं चाहिए तो फिर अगले वीडियो में उसको मैं हटा दूंगा, यानी सिर्फ आपको सब्जेक्टिव जिस तरह पहले 2 वीडियो में दिया था उसी तरह दूंगा। और यदि आपको व्याकरण चाहिए, ये सही है ये तरीका, तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बतलाएंगे। तो आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर के जितने भी ग्रामर के, व्याकरण के क्वेश्चन बनेंगे उन तमाम को मैं लास्ट में इंक्लूड कर कर हर वीडियो में समझाता चलूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाए और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे और नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री और मुफ्त मिल सके और आपके तैयारी में हमारा सहयोग हो सके और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कंटेंट्स के साथ आपकी तैयारी अधिक से अधिक अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।